नमस्कार दोस्तों, ओम लाइब्रेरी के इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज 8 सितंबर के करंट अफेयर्स। सबसे पहले कल का प्रश्न। कल हमारे द्वारा प्रश्न पूछा गया था कि भारत में विज्ञान आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा सरोज घोष को भारत में विज्ञान केंद्र के आंदोलन के पिता के रूप में जाना जाता है। उन्हें संग्रहालय निर्माता के रूप में भी जाना जाता है तथा उन्होंने 1978 में भारतीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुंबई में नेहरू विज्ञान केंद्र भारत का पहला विज्ञान केंद्र था। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के सेशन पर आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप हमारे इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने हमारा अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं क्विक रिविजन्स की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है ओडिशा। हाल ही में विद्या कनुका योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाटरशेड परियोजना का घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने इसकी घोषणा की है। रेस्पॉन्सिबल ऑर्डिनेंस रीड 2020 कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसे केरल ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आंध्र प्रदेश ने इस रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की गई है? तो ओडिशा ने इसकी शुरुआत की है। किस केंद्र शासित प्रदेश में अपनी जैव विविधता का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक जैव विविधता परिषद का गठन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर। खुले अंतर्देशीय नदी प्रोटोकॉल मार्ग का संचालन बांग्लादेश और किस राज्य के बीच की हुआ है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच खुले अंतर्देशीय नदी प्रोटोकॉल मार्ग का संचालन प्रारंभ हुआ है। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। 8 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आज 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जानते हैं इसके विषय में। 8 सितंबर को विश्व भर में इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को 17 नवंबर 1965 को यूनेस्को ने मनाने का निर्णय लिया था तथा इस दिवस का मुख्य उद्देश्य समाज में विभिन्न समुदायों और व्यक्तियों को साक्षरता के महत्व के बारे में बताना, साथ ही उसको बढ़ावा देने की प्रकृति के ऊपर जोर देना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड्स इन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की देखभाल में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल इसमें शीर्ष पर है। आइए जानते हैं इसके विषय में। स्टेट यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट को केरल राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। शीर्ष 3 में गोवा और त्रिपुरा भी रहे हैं। हाल ही में इसका विमोचन हमारे उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत HSTDV देश में तैयार करने वाला विश्व का हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का कौन सा देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत इस तरीके का चौथा विश्व का देश बन गया है। हाल ही में भारत के DRDO द्वारा विकसित की गई हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का ओडिशा में बालासोर स्थित APJ अब्दुल कलाम रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, जिसके साथ ही यह तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश भारत बन गया है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चाइना के पास यह तकनीक थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा गोल्डन एरो। जानते हैं इसके विषय में। भारतीय एयरफोर्स में राफेल विमानों को गोल्डन एरो कही जाने वाली 17 स्क्वाड्रन में जगह मिलेगी। इस स्क्वाड्रन का अपना गौरवमयी इतिहास रहा है, जिसने पाकिस्तान के साथ हुए 2 युद्धों में उसे धूल चटाई है। इस स्क्वाड्रन को 2016 में नंबर प्लेटेड कर दिया गया था। दोस्तों, आप सभी को यहां पर इस टर्म नंबर प्लेटेड को जरूर याद रखना है। नंबर प्लेटेड का मतलब होता है कि जिस स्क्वाड्रन को सर्विस से रिटायर कर दिया जाता है उसे नंबर प्लेटेड एयरफोर्स की भाषा में कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरकार ने बैक टू विलेज कार्यक्रम के तीसरे चरण की घोषणा कहां की है? तो इसका सही उत्तर होगा इसकी घोषणा जम्मू कश्मीर में की गई है। जानते हैं इसके विषय में। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सरकार द्वारा बैक टू विलेज कार्यक्रम के तीसरे चरण की घोषणा की गई है। कार्यक्रम का तीसरा चरण 2 से 12 अक्टूबर 2020 तक जारी रहेगा तथा कार्यक्रम के पहले 2 चरणों में जम्मू कश्मीर प्रशासन के राजपत्रित अधिकारियों ने जम्मू कश्मीर के प्रत्येक पंचायत का दौरा किया। कार्यक्रम के पहले चरण का उद्देश्य लोगों की शिकायतों और मांगों को समझना है। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में पंचायतों की शक्ति और विकास और उनके कामकाज, शिकायतों और मांगों को समझाने पर जोर देना है। शिकायतों के निवारण के लिए तीसरे चरण की योजना बनाई गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में पहली बार
किस दिन को इंटरनेशनल क्लीन एयर डे ब्लू स्काई मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा 7 सितंबर को इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई मनाने की घोषणा की गई है। जानते हैं इसके विषय में। कोरोना वायरस के दौरान विश्व के कई देशों में सालों बाद साफ और नीला आसमान दिखाई दिया है। साथ ही कई देशों में तमाम देशों के कारों की जगह लोगों ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया है, जिसको देखते हुए यूनाइटेड नेशंस ने हाल ही में पहली बार 7 सितंबर को इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काईज मनाने की घोषणा की है। 7 सितंबर को मनाए जा रहे इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा, इसका विषय है क्लीन एयर फॉर ऑल। ये इसका विषय है। भारतीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नीले आसमान के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस का एक वेबिनार की अध्यक्षता करेंगे तथा वह राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के तहत किए जाने वाले उपायों की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। 9 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस मनाने के लिए संकल्प लिया था। नीले आसमान के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर 2020 को मनाया गया तथा वायु प्रदूषण और उसके प्रभावों के बारे में हर स्तर पर सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और वायु की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता पर हर दिन जोर देता है। दुनिया में केवल 12% शहर वायु गुणवत्ता पर WHO के मानकों को पूरा करते हैं। दुनिया की 92% आबादी प्रदूषित हवा के संपर्क में है, जिससे हर साल लगभग 7 मिलियन समय में से पहले मौतें होती हैं। इस वर्ष थीम है सभी के लिए स्वच्छ हवा। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले को तमिलनाडु के पहली पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिले के रूप में चुना है? तो इसका सही उत्तर है विरुधुनगर को इस तरीके के जिले के रूप में चुना गया है जहां पर पूर्णतः डिजिटल अर्थव्यवस्था को चुना गया है। केंद्र सरकार ने विरुधुनगर जिले को तमिलनाडु का पूरी तरीके से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला चुन लिया है। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में पटाखों और संबद्ध क्षेत्रों के कई छोटे और मध्यम उद्योग हैं। विरुधुनगर में सभी औद्योगिक इकाइयों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा कैशलेस लेन देन के विभिन्न रूपों जैसे ATM, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग को लागू किया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं तमिलनाडु के बारे में। तो यह द्रविड़ शैली में अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि मदुरै में मीनाक्षी मंदिर, तंजावुर में वृद्धेश्वर मंदिर और दारासुरम में एरातेश्वर मंदिर। इसका गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। चेन्नई इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। बनवारीलाल पुरोहित वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल और एडप्पी के पल्लनस्वामी वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। आपको याद रखना होगा पुडुचेरी की लोकेशन, जो कि तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के उत्तर में स्थित है और केरल इसके पश्चिम में स्थित है। किस भारतीय राज्य ने पैसे के लेन देन में जुड़े ऑनलाइन गेम्स का प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। जानते हैं इसके विषय में। आंध्र प्रदेश सरकार ने गेमिंग अधिनियम 1974 को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिससे पैसे के लेन देन को शामिल करने वाले ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार रमी और पोकर जैसे गेम्स को खेलने वाले लोगों को 6 महीने की कारावास की सजा दी जाएगी और खेलों के आयोजन के लिए 1 साल की जेल होगी। ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग उद्योग सालाना 30% की दर से बढ़ रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली 10 सितंबर को अंबाला एयरफोर्स बेस पर होने वाली राफेल जेट्स इंडक्शन सेरेमनी में शामिल होगी? तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली इसमें शामिल होगी। जानते हैं इनके विषय में। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली 10 सितंबर को अंबाला एयरफोर्स पर बेस पर होने वाली राफेल जेट्स इंडक्शन सेरेमनी में शामिल होगी और राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उनसे मुलाकात करेंगे। फ्लोरेंस पार्ली फ्रांस में कोरोना वायरस के कारण प्रतिबंध लगने के बाद वो देश की पहली यात्रा करने वाली पहली मंत्री होगी। भारत को जुलाई महीने के आखिरी में 5 राफेल फ्लाइट्स जेट्स का पहला बैच प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केशवानंद भारती का निधन हो गया। वह सुप्रीम कोर्ट में निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक फैसले के याचिकर्ता थे? तो इसका सही उत्तर होगा वे थे सर्वोच्च न्यायालय संविधान की बुनियादी संरचना का संरक्षक है। ये उन्होंने इस ऐतिहासिक फैसले के याचिकाकर्ता थे। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के याचिका पर संविधान के बुनियादी ढांचे संबंधी ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने के उद्देश्य से केरल सरकार द्वारा पारित भूमि सुधार कानून के खिलाफ भारती ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। आइए आपको बताते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बारे में। तो यह मामला संविधान की सीमा को संशोधित करने के लिए संविधान की शक्ति का जवाब मांग रहा था। इसका उत्तर 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया था।
कि संविधान का बुनियादी संरचना अप्रचलित है और इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। बुनियादी संरचना क्या होता है? तो बुनियादी संरचना को इस मामले में अदालत द्वारा परिभाषित नहीं किया गया था और इसने केवल कुछ सिद्धांतों जैसे कि संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को जन्म दिया। आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि क्या होगी? तो इसका सही उत्तर होगा, इसकी अधिकतम राशि होगी 50 करोड़। जानते हैं इनके विषय में। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप्स द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि को संशोधित कर 50 करोड़ रुपए कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार दिशा निर्देशों की व्यापक समीक्षा की गई तथा जहां पर किसान उत्पादक संगठनों, स्वास्थ्य ढांचे और नवीनीकरणीय ऊर्जा के लिए ऋण सीमा को भी संशोधित किया गया है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान उत्पादक संगठनों, किसान उत्पादक कंपनियों के लिए उच्च ऋण सीमा को पूर्व निर्धारित मूल्य पर अपनी उपज की सुनिश्चित विपणन के साथ खेती करने के लिए विनिर्दिष्ट कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, आयुष्मान भारत सहित आदि के लिए ऋण सीमा को दोगुनी कर दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस देश से विटामिन सी के आयात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा चीन के लिए यह एंटी डंपिंग जांच शुरू की गई है। हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के बयान के अनुसार चीन से विटामिन सी के आयात पर भारत ने डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। इससे पहले बजाज हेल्थ केयर के डीजीटीआर की शिकायत दर्ज की थी कि डंपिंग से उनके बाजार में गिरावट, मुनाफे और घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। विटामिन सी का उपयोग मुख्य रूप से दवा कंपनियों द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा केनेची आयुकावा इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, जिसे सियाम कहा जाता है। बिल्डिंग द नेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी टैगलाइन है। अफ्रीका विकास बैंक समूह के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अकिनवुमी अदिसीना इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं अफ्रीका विकास बैंक के। इसकी स्थापना 10 सितंबर 1964 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बार्सिलोना के स्टार अंशु फाती सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल गोल करने वाले किस देश के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? तो वे हैं स्पेन के सबसे युवा खिलाड़ी, जिन्होंने हाल ही में पहला इंटरनेशनल गोल यूक्रेन के खिलाफ 17 साल और 311 दिन की उम्र में किया है। अंशु फाती ने युआन इरेजविन का 95 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो उन्होंने 1925 में 18 साल की उम्र में स्विट्जरलैंड के खिलाफ गोल करते हुए बनाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच 140 साल के इतिहास में डिस्क्वालीफाई होने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा वे इस तरीके के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। आइए बताते हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। तो हाल ही में दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच 140 साल के इतिहास में डिस्क्वालीफाई होने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। माफ कीजिए, वे यहाँ गलती से चौथा लिखा गया है, जबकि वे इस तरीके के तीसरे खिलाड़ी हैं। हाल ही में झुंझलाहट में उन्होंने एक शॉट द्वारा जो सीधे महिला अधिकारी को गर्दन में जाकर लगा, जिससे महिला को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद मैच रेफरी ने आपस में चर्चा करते हुए जोकोविच को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। यूएस ओपन के नियम के मुताबिक अगर कोई खिलाड़ी किसी ऑफिशियल या दर्शक को चोटिल करता है तो नतीजतन उस पर जुर्माना लगाने के साथ ही उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। किसने फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का अवार्ड जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा पियरे गैलेक्सी ने इस तरीके का अवार्ड जीत लिया है। जानते हैं इसके विषय में। पियरे गैलेक्सी पहले स्थान पर रहे हैं तथा कार्लोस सैंस जूनियर दूसरे स्थान पर और फ्रांस स्ट्रोक तीसरे स्थान पर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रेकिंग द कोकून पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? यह किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा इसे राधा नायर ने लिखा है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, किस वर्ष में सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती जजमेंट दिया और संविधान की बुनियादी संरचना का सिद्धांत लागू किया? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा सेशन पसंद आया है और आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।